नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 17वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने सहानुभूति की बात करते हुए एपिसोड को ख़त्म किया था। सहानुभूति के बारे में थोड़ा और आज हम बात करेंगे। हमने जाना सहानुभूति मतलब जो कंपैशन है वो सारे विश्व में सबसे उत्तम फ्रीक्वेंसी है, सबसे उत्तम आवृत्ति है और सहानुभूति जैसी भी हो वो अंधेरे के जीवों को पूरी तरह से निर्जीव बना देती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एग्जाम्पल से हमने देखा कि सिर्फ थोड़ी सी सहानुभूति की वजह से इतना अच्छा नतीजा हमें मिला, तो जब वो लक्षण सारे ग्रिड का निर्माण करेगा तो कैसा होगा। अंधेरे के जीव जानते थे कि इस ग्रिड के तैयार होने पर मानव को वो कभी अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। उनके द्वारा कितनी भी भयंकर परिस्थिति बनाने पर, उनके द्वारा जितने भी हथियार दिखाने पर, कंपैशन सहानुभूति के गुण की वजह से मानव कभी भी नहीं डरेंगे, ये उन्हें पूरी तरह से पता था। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ एक आखिरी कोशिश की और हम सब ने सहानुभूति का, सिर्फ थोड़ी सी सहानुभूति का इतना अच्छा नतीजा एक्सपीरियंस किया है ना। तो सहानुभूति जो विश्व की सबसे उत्तम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अंदर हमें जगाने की, इसके बारे में हमें खुद को बार बार याद दिलाने की कितनी ज़रूरत है, ऐसा मुझे ये सब पढ़ते हुए महसूस हुआ है। शायद आप भी यही चाहते हैं कि आपके अंदर भी दिन ब दिन सहानुभूति, कंपैशन जो है हर एक के प्रति बढ़ती रहे। जब हम सहानुभूति के लक्षण को पा लेते हैं तब उसके बाद लड़ाई करने का कोई अधिकार नहीं होता। सारा घर्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इस तरह से सहानुभूति और संपूर्ण अखंडता के लक्षण रहने वाली 9वीं आयाम की ग्रिड को, मतलब 9th डायमेंशन की ग्रिड को बनाने के लिए मानव की जीत चाहने वाले उस तरफ वाले लोग अपने काम में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान कार्य को हासिल करने के लिए विश्व की जानकारी रखने वाले और कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसी दशा में दूसरी आकृति बनाकर और कुछ लोगों को जागरूक किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसे चाहे उसे जागरूक नहीं कर सकते। जिसे जागरूक करना है वो आत्मा ऐसी होनी चाहिए कि अब तक के सफ़र में जितना ज्ञान ज़रूरी है उतना ज्ञान रखने वाली। ऐसे लोगों की कुछ और मदद करके उन्हें ऊपर खींचा जाएगा और जिन लोगों का विकास नहीं होता वे लोग जागरूक कंपन के मिलने पर भी जागरूक नहीं हो सकते और उन्नत कंपन तक नहीं जा सकते। चलिए आगे चलते हैं। अंधेरे के जीवों ने धरती को अपनी पकड़ में लाने के लिए और एक दिन का निर्णय लिया था। वो था 2002 दिसंबर 31। इसमें होने वाली अखंडता को रोकने का उनका प्लान था। धरती को अपने अधीन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसके लिए उनका एक प्रधान साधन था जो कि था कि फ्रीक्वेंसी की बाढ़ा को, फ्रीक्वेंसी की एक बाढ़ धरती के सराउंडिंग में लानी है। इससे क्या होगा कि मनुष्य एक निश्चित दिशा की तरफ ना जाते हुए जिसे जो फ्रीक्वेंसी पसंद है, जो एक अपनी अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करता है, उस तरफ वो इंसान चला जाएगा। जिसे जैसा पसंद है वो उस तरफ जाने वाली दिशा के तरंग, मतलब स्केलर वेव्स के द्वारा जीव रसायन पर अधीन हो जाएंगे। जीव रसायन मतलब मुझे यहाँ लगता है कि हॉर्मोन्स जैसा वो बात कर रहे हैं। हमारे अंदर जीव रसायन होते हैं और समय के हिसाब से उन रसायनों के अनुसार हमारे मन में विचार और व्यवहार होता है ना। तो अगर इन रसायनों को कंट्रोल हो सके
तो हमें भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरह से इन ब्लैक टी शर्ट्स वालों का एक प्लान था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लेखिका हमें ये बताना चाहती है कि अगर बहुत सारी कंफ्यूजिंग फ्रीक्वेंसी धरती के सराउंडिंग में डाल दी जाए तो मनुष्य जो स्तर पर है उसी स्तर के फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करके उसी की तरफ चला जाएगा। और जब वो फ्रीक्वेंसी में जाएगा तब उस हिसाब से उसके अंदर रसायन यानी हॉर्मोन्स तैयार होंगे। ये हॉर्मोन्स जो हमारे विचार और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। जब ये प्लान चल रहा था तब हमें इसके बारे में पता नहीं था। हम घोंसलों के अंदर रहने वाले बच्चों की तरह थे। इस प्लान की वजह से बहुत गड़बड़ हो सकती थी। जो वक्त टेम्पलेट बनाने के लिए ज़रूरी था वो हमें चाहिए ही था। दिसंबर के आखिरी तक 9th डायमेंशन की ग्रिड को टेम्पलेट को पूरा करके उस ग्रिड को जमीन के अंदर गाड़ने के बाद स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिकता को चाहने वाले सब लोगों को उत्तम, अत्यंत उत्तम ऐसे स्थाई मिलने की गारंटी थी। मतलब लोग जो स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता को चाहते हैं वो अत्यंत उत्तम ऐसी स्थिति में जाने की गारंटी थी, ऐसी फ्रीक्वेंसी में जाने की गारंटी थी। और उसके बाद सिर्फ अंधेरे जीवों के पास एक ही रास्ता था कि जिन लोगों ने, मनुष्यों ने तीसरे डायमेंशन में रहने का डिसीजन लिया था, बस उन्हीं को ही अंधेरे के जीव कंट्रोल कर सकते थे, अपने अधीन कर सकते थे। लेकिन अगर अंधेरे के जीवों ने पहले ही जीतकर फ्रीक्वेंसी की बाधा को धरती के सराउंडिंग में डाल दिया तो मानव कभी भी 5वें डायमेंशन को भी नहीं पार कर सकता था। इसका मतलब धरती पर आक्रमण और विनाश। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अटलांटिस सिविलाइजेशन जो था उसका नाश जब हुआ तब मानव 6th डायमेंशन से 3rd डायमेंशन में आ गई थी। इसका कारण भी यही था कि फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़्यादा बाढ़। इस वास्तव को जब मानवों ने समझा, बयान किया, तब इसकी वजह से किया गया धोखा और दुख वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस तरह की स्पंदना उनके अंदर आ गई। ये आने का कारण था कि तब सहानुभूति की ग्रिड नहीं थी, दुख को शांति में बदलने वाले फॉर्मूला की टेम्पलेट नहीं थी। इसका नतीजा यह निकला, एक दूसरे को हथियार से मारने लगे, युद्ध होने लगे और उस युद्ध ने सारे मानव जाति का नाश कर दिया। अंधेरे के जीवों को धरती का नाश करना पसंद नहीं था, उन्हें धरती को अधीन करना था। इसीलिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी की बाधा को अभी भी डालना चाहा। तो क्या हमारी जीत हुई? आइए जानते हैं। जो 9th डायमेंशन की ग्रिड हमें तैयार करनी थी, जो हमें 31 दिसंबर तक पूरी करनी थी, वो टेम्पलेट को 15 दिसंबर तक ही पूरा किया गया। निर्माण पूरा होने के बाद 27 तारीख तक उस ग्रिड को बहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ जमीन के अंदर गाड़ा गया था और ब्लैक टी शर्ट अपना फ्रीक्वेंसी की बाढ़ लाने से पहले ही हमारी जीत हो गई। इस वजह से अब हम आध्यात्मिक रूप से विकास करके संपूर्ण एकता के वास्तव की सृष्टि कर सकते हैं। मतलब डुअलिटी की एकता को निर्द्वंद्व के साथ, मतलब पूरी विरोध के बिना हासिल कर सकते हैं। एकता को समझने वाले समाज का निर्माण कर सकते हैं। आनंद से रिश्ता निभाते हुए हम अपनी पसंद को चुन सकते हैं। 2003 और 6 के बीच में मानवों में आखिरी आवृत्ति बनकर विश्व स्नेहा को जागरूक किया गया। इस चरण में जागरूक होने वाले 100 करोड़ लोग होंगे। उनका काम यही है कि धरती को गैलेक्सी कम्युनिटी के अंदर लेके जाना है। ये लोग अमित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, परिणति लेके आ सकते हैं। इनके कर्म प्रक्षालन, डीएनए की पुनर्व्यवस्थीकरण बहुत कम समय में होता है, क्योंकि
इन्होंने पिछले 2 किस्त के जागृति में बहुत काम किया है। दुनिया अब बहुत जल्दी से बदलने वाली थी। गैलेक्सी के लेवल में पहचान होने वाले ग्रहों में धरती भी होने वाली है। धरती भी है। हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेवती देवी जी ने ये पुस्तक को 2022 में पब्लिश किया है, लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं वो हम थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं। हम 2003, 2006 इन सालों की बातें कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ते समय कुछ चीज़ें प्रेजेंट काल में भी लगे, वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि आज हम 2025 में हैं और हम घटनाओं की जो बात कर रहे हैं वो बहुत पहले 2000 के दशक में हुई है। आगे चलते हैं। तो उस तरफ वाले लोग जो काम करना चाहिए उसमें बहुत ही पूरी तरीके से जुटकर काम कर रहे थे और 2012 तक अब मानव अपने डीएनए का पुनर्व्यवस्थीकरण करने के लिए और कर्म प्रक्षालन में मदद करने के लिए बहुत पूरी तरह से तैयार हो चुका था, जिसकी वजह से 9th डायमेंशन की ग्रिड में आध्यात्मिक रूप से विकास करके विश्व समाज में निर्माण होने वाली अनुभूति आधारित समाज के हम सब नागरिक बनने वाले थे, और जो हम अब बन चुके हैं क्योंकि हम 2025 में हैं। ये जो लोग हैं ये नई जीव जाति के मूल पुरुष होंगे। मतलब ये लोग नई जीव जाति जो अभी आ रही है इसके मूल पुरुष है। ये नव जीव जाति धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी में विस्तार होकर शांति को बनाए रखेगी। इस शांति के लिए सब लोगों ने इतने समय तक मेहनत की है। इन 3 किस्तों में जागरूक होने वाले लोगों की जागृति होने के बाद गैलेक्सी और मल्टी डायमेंशनल लेवल पे समाचार को समझना बहुत इजी होगा। उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ना इजी होगा और ये शायद चैनलिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर आपको याद है तो हमने बात की थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार 2000 साल तक धरती पर प्रलय की वजह से विध्वंस होने वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो क्या जो बोला था वो झूठ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुआ, लेकिन एनर्जी के बदलाव के हिसाब से हुआ। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे द्वारा किया गया हर एक विचार एनर्जी पैदा करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। विचार से ही शक्ति पैदा होती है, मतलब एनर्जी पैदा होती है। जो घटनाएं हो रही है इनका कारण एनर्जी ही होती है। यही हमारी कर्म की तरह निर्माण होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर कोई भी काम खुशी में, गुस्से में या मूर्खता में करते हैं तो वो काम का जो विचार है, जब वो विचार हमारे दिमाग में पहले शुरू हुआ, वो विचार का प्रभाव ही एनर्जी को कर्म के रूप में बदलता है। गलत या सही की भावना हमारे अंदर आने के लिए उससे जुड़ी हुई एनर्जी कर्म के रूप में बदलकर उस हिसाब से हमारे भविष्य का रूप लेना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर एक विचार पैदा होता है, कर्म गलत करने वाली भावना से पैदा होता है। इसीलिए अगर गलती करने की भावना हमारे मन के अंदर नहीं है तो वो कर्म नहीं होता। दूसरों के प्रति गलत तरीके से व्यवहार करने के बाद भी हमारे अंदर अगर अपराध की भावना को हम ना लाए तो हमारे प्रति दूसरों के गलत तरीके से व्यवहार करने पर उनकी गलती की भावना ना लाए या हमें धोखा देने वाली भावना, गुस्सा या दुख हमारे अंदर ना आए तो कर्म नहीं होता। इसलिए हमारे प्रति दूसरे लोग जैसा भी व्यवहार करें, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में जब हम सच में पहुंच जाएंगे तब हमें कर्म नहीं लगता। हमारे द्वारा की गई अच्छाई और दूसरों के द्वारा
की गई बुराई को हम नहीं भूल पाए तो कर्म का आह्वान करने जैसा होगा। क्या अगर मानव पहली बार जन्म ले रहा है तो उसे कर्म नहीं होता? नहीं, उसे कर्म नहीं होता। उसका पिछला कर्म कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब कर्म उसके सामने ही होते हैं। कर्म का मतलब है हमारे जीवन में परिस्थिति नामक प्रश्न का हमारे सीखने के हिसाब से हमारा व्यवहार। इस समाधान द्वारा हमारे अंदर कर्म के बदलाव पैदा होते हैं। यह बदलाव कोई और नहीं बनाता, बल्कि हम खुद इसके कारण होते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हमारे कर्म को हम खुद बना रहे हैं? निष्काम कर्म क्या है? अगर हम नतीजे की आशा ना करते हुए लेकिन फिर भी उतनी ही श्रद्धा से काम करते हुए, उतनी ही पूर्णता से काम करते हुए, अपना 100% देके काम करते हुए काम करेंगे और ये काम मैंने किया है ऐसा नहीं सोचेंगे, बहुत श्रद्धा के साथ नतीजे के बारे में ना सोचते हुए अगर हम काम करते रहे तो उसे हम निष्काम कर्म कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि 20 या 30 बहुत साल के बाद भी मैंने इस आदमी को इस तरह से सहायता की, इसीलिए उसे मेरी सहायता करनी चाहिए, ऐसा अगर हम नहीं सोचेंगे और उस इंसान ने हमें आज वापस सहायता करने से मना भी किया, तब भी हम दुखी नहीं होंगे, तो वो एक सही तरीके से निष्काम कर्म है। जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करना सीख जाते हैं, तब हमारे कर्म के शेष में बदलाव आना शुरू होता है। चलो ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म में हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचकर वह बुरी कर्म की तरह, मतलब नेगेटिव एनर्जी की तरह हमारे अकाउंट में जमा है। अभी हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो इसी जन्म में अच्छा ज्ञान पाकर हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार को ठीक करके हमारे विचार विधान को बदलकर हमारे अंदर बदलाव आए और ये बदलाव एनर्जी की तरह उभर आए। ये है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आने वाले जन्म में, मतलब जो हमारा अगला जन्म होगा, उसमें हम इसे गर्भशोक के रूप में बर्दाश्त करें या गर्भशोक के बाद भी उसका जीवन में अलग अलग तरह से अनुभव करें। अगर हम इस जीवन में ही हमारे विचार के विधान को बदलना चाहते हैं और एनर्जी में बदलाव लाना चाहते हैं तो वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बदलाव पूरी तरह से भी नहीं होगा तब भी इसका फायदा हमें हमारे अगले जन्म में मिलेगा। गर्भशोक इतना तीव्र नहीं होगा या फिर जो हमें तकलीफ होने वाली है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पिछले कर्म की वजह से हमने जो इतिहास की सृष्टि की है उसे इसी जन्म में किए जाने वाले या होने वाले बदलाव से पुनर्लेखन हम कर सकते हैं। लेखिका हमें कुछ इस तरह से कहना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। तोबियास ये कहता है कि हम इस समय में इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब तक हमारे द्वारा किए गए काम की वजह से जैसा भविष्य हमारे लिए इंतजार कर रहा है वो हमारा इतिहास है। अब हमारे अंदर बदलाव लाकर हम वो इतिहास को ही बदल रहे हैं। तोबियास की ये एक आखिरी बात जानकर आज हम हमारा एपिसोड समाप्त करेंगे। तोबियास कहता है कि भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में जैसे होना चाहिए वैसे रहिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। जब हमारे इतिहास का हमने पुनर्लेखन किया है तो 2000 वर्षों में होने वाला विनाश अभी तक नहीं होने में आश्चर्य क्या है।
इसी बात पर मैं आप सबको मनन के लिए छोड़कर अलविदा कहती हूँ अगले एपिसोड तक। तब तक लव एंड लाइट।